हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर गुप्ता एंड वेलकम टू दी परचम क्लासेस। आज हम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर 7 फंडामेंटल राइट्स पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1 है, जिसमें हम आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 24 तक को देखेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 35 तक के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट विथ आवर टुडेज एमसीक्यूज, सबसे पहले हम अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन देखते हैं, जिसका आंसर मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा। सो क्वेश्चन क्या था? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिटीजनशिप। पहला स्टेटमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद सिटीजनशिप ओनली टिल द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। सेकंड, पार्लियामेंट हैज अ पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप। विच ऑफ द अबव आर नॉट करेक्ट? कौन सा गलत था ये आपको बताना था। सो ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और हमको पूछा क्या था कौन सा गलत है। सो पहला स्टेटमेंट क्यों सही है? क्योंकि भारत का संविधान बिल्कुल सही बात है कि जो हम केवल और केवल उसकी कमेंसमेंट की डेट जो है यानी कि 26 जनवरी 1950 तक ही नागरिकता की बात करता है। उसके बाद की बात तो पार्लियामेंट के बनाया लॉ करता है, यानी कि सिटीजनशिप एक्ट करता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी तरीके का लॉ बना सकती है सिटीजनशिप के रिगार्ड में। और ये चीज कहाँ लिखी है? आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज के साथ। सो पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेड टू बी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, है ना? किस पार्ट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ए पार्ट 1, बी पार्ट 2, सी पार्ट 3, डी पार्ट 4। सो इसका सही आंसर है सी पार्ट 3। अब क्यों पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है एंड मैग्ना कार्टा मतलब क्या है? सो मैग्ना कार्टा क्या था कि इंग्लैंड में करीब 13th सेंचुरी में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था किंग जॉन। उसने 1215 में एक राइट्स का चार्टर इशू किया और उस चार्टर को कहा मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा क्योंकि दुनिया का पहला चार्टर था विथ रिगार्ड्स टू राइट्स ऑफ अ सिटीजन, इसलिए जब कभी भी कहीं भी फंडामेंटल राइट्स की बात होती है तो उसको मैग्ना कार्टा से कंपेयर करते हैं। सो हमारा जो पार्ट 3 है वो फंडामेंटल राइट से डील करता है और इस कारण उसे क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। और जहां तक बात है पार्ट 1 की, वो डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के साथ। जहां तक बात है पार्ट 2 की, वो डील करता है सिटीजनशिप के साथ। पार्ट 4 डील करता है डीपीएसपी के साथ, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, है ना? सेकंड क्वेश्चन, Who was the chairman of Fundamental Rights Subcommittee in Constituent Assembly? सो हमारी जो संविधान सभा थी उसमें कई सारी कमेटी बनाई गई थी, तो जो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी थी उसका चेयरमैन कौन था ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी एच सी मुखर्जी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। ठीक, सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी साहब को फेमसली आचार्य करके संबोधित किया जाता था और ये फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के चेयरमैन थे। जहां तक बात है एच सी मुखर्जी की, तो एच सी मुखर्जी माइनॉरिटी सब कमेटी के चेयरमैन थे। सरदार पटेल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे। साथ ही साथ वो रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी के भी चेयरमैन थे। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम। सो जो मौलिक अधिकार हैं वो अपनी इंस्पिरेशन किस कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं? ऑप्शन ए कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारी चीजें ली। वो चीजें क्या क्या है? जैसे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव किया जाएगा, वो चीज भी हमने कहाँ से ली? अपने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो प्रियम्बल का जो फेस है, एक जो ब्लूप्रिंट है, वो भी हमने कहाँ से लिया था? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। फोर्थ क्वेश्चन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स। दे आर,
क्या बोल रहा है कि जो समानता का अधिकार है हमारे भारतीय संविधान में 5 आर्टिकल्स ग्रांट करते हैं, वो 5 आर्टिकल्स कौन से हैं ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए आर्टिकल 16 टू 20, ऑप्शन बी आर्टिकल 15 टू 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 14 टू 18 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 13 टू 17। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 14 टू 18। अब आर्टिकल 14 टू 18 में क्या लिखा है उसे समझते हैं। आर्टिकल 14 में लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो इसका मतलब ये है कि कानून के समक्ष सब कोई बराबर है और कानून का समान संरक्षण हर किसी को मिला हुआ है। इनफैक्ट आर्टिकल 14 को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक फीचर डिक्लेयर किया है। एंड ये नोट करने वाली बात है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया है ब्रिटेन से, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाला कॉन्सेप्ट हमने लिया है यूएसए से। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। सो आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। फिर आर्टिकल 16 वो डील करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से, यानी कि जो भी सरकारी नौकरियां हैं उनके लिए सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ये चीज लिखी है आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 17 डील करता है अस्पृश्यता से यानी अनटचेबिलिटी से। आर्टिकल 18 डील करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल से। सो इस तरीके से हमारा राइट टू इक्वालिटी खत्म होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम द राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन प्रोफेशन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, डी फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि अगर कोई ब्रिटेन का नागरिक है, वो इंडिया में स्टे कर रहा है, वो इंडिया में रह रहा है, तो इन चारों में से कौन सा राइट वो क्लेम नहीं कर सकता, ये आपको बताना है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन कहाँ मेंशन्ड है? इट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19। और जहां तक बात है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, वो आर्टिकल 14 पे मेंशन्ड है, वो सभी को अवेलेबल है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वो भी सभी को अवेलेबल है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 वो भी सभी को अवेलेबल है। बट आर्टिकल 19 के अंदर जो भी राइट्स हैं, 6 राइट्स हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, freedom to assemble peacefully, freedom to reside in any part of the country, freedom of trade, freedom to form associations, और भी जो राइट्स हैं वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, वो विदेशियों के लिए नहीं है। इनफैक्ट जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, 30, ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं वो केवल और केवल सिटीजन्स के लिए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। सिक्स्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, आर्टिकल 17 प्रोहिबिट्स अ सिटीजन फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। सो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, यानी स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान में ये मेंशन्ड है, बट ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस तो इम्प्लिसिट है, यानी कि वो आर्टिकल 19 के अंदर छुपा हुआ है। इनफैक्ट आर्टिकल 19 में भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है। और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो आर्टिकल 17 है वो तो अनटचेबिलिटी से डील करता है, वो टाइटल से डील नहीं करता। सो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है और हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2। सेवेंथ, राइट टू लाइफ इनकॉर्पोरेट, यानी कि जो राइट टू लाइफ है उसके अंदर क्या क्या आता है। राइट टू प्रिवेसी आता है, राइट टू असेंबल पीसफुली आता है, राइट टू फ्री लीगल एड आता है, राइट टू शेल्टर आता है। क्या क्या आते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4, क्योंकि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू प्रिवेसी आता है, बिल्कुल सही बात है। राइट टू फ्री लीगल एड आता है, ये भी सही है। राइट टू शेल्टर आता है, ये भी सही है। बट जो राइट टू असेंबल पीसफुली है वो तो अंडर आर्टिकल 19 आता है, वो तो राइट टू लाइफ के अंदर नहीं आता। और राइट टू लाइफ कहाँ लिखा है? आर्टिकल 21 में, है ना। और इनफैक्ट ये नोट करने वाली बात है कि जो आर्टिकल 21 है इट इज द मोस्ट इवॉल्व्ड फंडामेंटल राइट ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आर्टिकल 21 से बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स इवॉल्व हुए हैं, जैसे कि राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू हेल्थ, राइट टू स्पीडी ट्रायल, और भी बहुत सारे। ठीक। एथ क्वेश्चन,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि हर एक भारतीय नागरिक को अधिकार है कि वो असेंबल हो सकता है बट बिना किसी हथियार के। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि जो भारतीय संविधान है वो निवारक निरोध का प्रावधान रखता है। So which of the following statements are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D none of the above. So इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पहली बात, हर एक नागरिक को अधिकार है कि वो असेंबल हो सकता है, ये चीज आर्टिकल 19 में लिखी हुई है। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में एक्सप्लिसिटली खुले तौर पे बात करता है अंडर आर्टिकल 22। ठीक है, और आर्टिकल 22 इन जनरल किससे डील करता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन से। अब जहां तक बात है डिटेंशन की, तो डिटेंशन दो तरह के होते हैं, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन यानी कि जब आपने कोई क्राइम किया है और आपको कोर्ट ने सजा दी है और उस सजा के अंतर्गत आप जेल में हो, तो उसे कहेंगे प्यूनिटिव डिटेंशन। बट प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि ऐसा डिटेंशन जहां आपने किसी तरह का क्राइम नहीं किया है बट इंटेलिजेंस को शक है या फिर पुलिस को शक है कि आपकी वजह से या फिर आप किसी तरह का क्राइम कर सकते हो, इसलिए आपको डिटेन कर दिया गया है। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब जहां तक बात है आर्टिकल 19 की, तो आर्टिकल 19 बार बार आता है। सो आर्टिकल 19 है क्या, ये हम थोड़ा अच्छे से देखते हैं। सो आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट्स मेंशन्ड है। वो 6 राइट्स कौन से हैं? पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा, फ्रीडम ऑफ असेंबली। तीसरा, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। चौथा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। पांचवा, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। और छठवां, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। बट नोट करने वाली बात यह है कि जहां तक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात है, तो यहां हम केवल और केवल इंटरनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि विद इन कंट्री जो मूवमेंट है वो आर्टिकल 19 गारंटी देता है। बट अगर हम चाहते हैं कि इंडिया से बाहर जाएं, तो वो आर्टिकल 19 गारंटी नहीं देता, वो गारंटी देता है आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंदर हमारे पास हक है कि हम देश से बाहर भी जा सकते हैं, मतलब हम अब्रॉड भी ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक। 9th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एब्सोल्यूट। सेकंड, आर्टिकल 17 इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी कि जो अनुच्छेद 17 है वो निजी व्यक्तियों के खिलाफ के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। सो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा था कि रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट तो कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी होती है इवन अगेंस्ट द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, जैसे कि प्रेसिडेंट के खिलाफ किसी तरह का क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं किया जा सकता। सो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि आर्टिकल 17 तो अनटचेबिलिटी से डील करता है और अनटचेबिलिटी वाला जो केस है वो हर किसी के खिलाफ अवेलेबल है, बी इट प्राइवेट इंडिविजुअल और बी इट सरकारी आदमी। ठीक है, सो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव हमारा सही ऑप्शन है। 10th क्वेश्चन, which of the following commission recommended reservation of 27% jobs for OBCs? ये 4 आयोग दिए हुए, इनमें से किस आयोग ने 27% आरक्षण OBCs के लिए होना चाहिए ये कहा था? ऑप्शन ए रामनंदन कमीशन, ऑप्शन बी एसके धार कमीशन, ऑप्शन सी मंडल कमीशन, ऑप्शन डी शाह कमीशन। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मंडल कमीशन। ठीक है, मंडल कमीशन को किसने अपॉइंट किया था? जो मोरारजी देसाई की सरकार थी उन्होंने अपॉइंट किया था। कब? 1979 में। और इसका ऑफिशियल नेम था सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। और अगर मंडल कमीशन सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन थी, तो पहली बैकवर्ड क्लास कमीशन कौन थी? पहली बैकवर्ड क्लास कमीशन थी काका कालेलकर कमीशन, जो कि बनाई गई थी 1953 में। और जहां तक बात है हमारी रामनंदन कमीशन की, सो रामनंदन कमीशन को अपॉइंट किया गया था टू आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर अमॉन्ग द ओबीसीज, यानी कि जो अच्छा वर्ग है विथ इन ओबीसी उसको आइडेंटिफाई करो, ये काम था रामनंदन कमीशन का। एसके धार कमीशन वो तो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस पे बेस्ड एक कमीशन थी, जिसने
जिसने कंप्लीटली क्लियरली ये कह दिया था कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाना गलत बात है। और जहां तक बात है शाह कमीशन की, तो शाह कमीशन वो कमीशन थी जिसके रिकमेंडेशन पे पंजाब और हरियाणा स्टेट बनाया गया था। ठीक है। 11th क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है, इट वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसका सही आंसर है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हुआ था 2002 में। और राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल के तहत बनाया गया है? अंडर आर्टिकल 21A। और जहां तक बात है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो 42nd वाला जो अमेंडमेंट था उसने बहुत सारे चेंजेस किए थे हमारे संविधान में, और इन चेंजेस के कारण इस अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसने फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जहां तक बात है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो इसने जो वोटिंग एज होती है आज कितनी है 18, लेकिन पहले कितनी होती थी 21, और 21 से 18 कैसे हुई? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और जहां तक बात है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो उसने दिल्ली को रीडेजिग्नेट किया था ऐसा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। सो क्लियर है। 12th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर। ये मैच द फॉलोइंग टाइप वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको करेक्ट पेयर डिसाइड करना है। एक साइड में हमारे पास है आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23, आर्टिकल 12। ओके। दूसरी साइड में हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं आपको 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे रहा हूं। आप क्वेश्चन को देखो और सही आंसर कंक्लूड करो। ठीक है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1D, 2C, 3B, 4A। अब कैसे? आर्टिकल 15 जो है वो डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से, ये सबको क्लियर है ना। और आर्टिकल 19 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स, और वो सिक्स राइट्स क्या है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर लिया है, ये भी क्लियर है। आर्टिकल 23 डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर से, और आर्टिकल 12 डील करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट से। अब फंडामेंटल राइट्स के रिगार्ड्स में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो तो आपको याद होने ही चाहिए, तभी आपसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और यूपीएससी एट टाइम्स फंडामेंटल राइट्स जहां तक कंसर्न है डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, सो आपको याद रखने की जरूरत है। और जहां तक बात है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, तो वो तो मेंशन कहाँ है? आर्टिकल 14 में, है ना। सो क्लियर है। 13th क्वेश्चन, consider the following statements with respect to the fundamental rights in India। तीन statements हैं। पहला, right to property was deleted from the list of fundamental rights by the 44th Amendment Act of 1978, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन इज ओनली अवेलेबल टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया, यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है वो केवल और केवल भारत के नागरिकों को अवेलेबल है, फॉरेनर्स को नहीं। ये बात कर रहा है सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट्स द सिटीजंस राइट टू मूव इन एंड आउट ऑफ द कंट्री, यानी कि अगर कोई भारतीय नागरिक है वो विदेश जाना चाहता है, तो वो इस चीज का हक उसे कहां से मिल रहा है? आर्टिकल 19 से। ठीक है। सो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ हमारा गलत है ये बताना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ओके। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से सही है। जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो 44th अमेंडमेंट एक्ट नहीं हटाया था। पहले राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ने उसको डिलीट कर दिया। सो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है वो ना केवल सिटीजंस बल्कि फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। और ये चीज कहाँ लिखी है? आर्टिकल 21A में। और आर्टिकल 21A को किससे ऐड किया गया था? किस अमेंडमेंट के थ्रू? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू।
तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ लिखा है कि आर्टिकल 19 एक सिटीजन के अधिकार को प्रोटेक्ट करता है टू मूव इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्टिकल 19 केवल और केवल इंटरनल मूवमेंट से डील करता है, और जो आउट ऑफ द कंट्री मूवमेंट है उससे डील करता है आर्टिकल 21। ठीक, सो सही आंसर है ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 14, with reference to fundamental rights, consider the following statements. पहला, they are the positive obligations of the state. Second, they are meant for promoting political democracy. Third, they are available to citizens only. Which of the statements given above are correct? So ये तीन statements हैं, इनमें से कौन सा correct है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 only, ऑप्शन बी 2 only, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी 2 and 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली। अब कैसे? तो देखो, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स किसी तरह की पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस नहीं है। वो क्या है? वो एक नेगेटिव ऑब्लिगेशंस है। और जहां तक बात है पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस की, तो पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस हमारी डीपीएसपी है। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का ऑब्जेक्टिव ही है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंडिया में प्रमोट करे। और डीपीएसपी की क्या है? डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंडिया में प्रमोट करना। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो केवल और केवल सिटीजन्स को नहीं, इनफैक्ट फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। वो अलग बात है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स केवल सिटीजन्स को हैं, बट ऐसा कुछ ब्लैंकेट तो नहीं है ना कि फंडामेंटल राइट्स केवल और केवल सिटीजन्स के लिए। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है, जैसे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, ये सब तो सभी को अवेलेबल है। सो हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, और सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी 2 ओनली। 15th क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन स्टेट अंडर आर्टिकल 12 इंक्लूड्स ऑप्शन 1, मतलब स्टेटमेंट 1, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सेकंड ऑल काइंड ऑफ प्राइवेट बॉडीज, थर्ड पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज यानी कि पंचायत और नगर पालिका। सो जो स्टेट टर्म है उसके अंदर क्या क्या आता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड इस तरीके से खत्म होते हैं हमारे 15 क्वेश्चन। आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस आपसे कितने क्वेश्चंस बने, आपका स्कोर क्या रहा, वो आप हमें जरूर बताइए कमेंट करके। एंड इस तरीके से हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। एंड उसमें हम आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 35 पे बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।